वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं, जो आपके काव्य खंड से लिया गया है। अर्थात ये एक कविता है जिसका शीर्षक है ग्रामश्री, और ग्रामश्री इस कविता का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भागों में हमने कविता के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर ली थी। उसके पहले हमने क्या किया था, कवि सुमित्रानंदन पंत इनका जीवन परिचय जान लिया था, और उसके बाद हमने कविता का शीर्षक और कविता का पहले स्टांजा को पढ़ा था। कौन सा था पहला स्टांजा? कवि कहते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य का और प्राकृतिक सुषमा का मनोहारी वर्णन कर रहे कवि कहते कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। ऐसा लगता है कि जब खेतों में जो फैली हुई हरियाली को हम दूर तक फैली हुई हरियाली को देखते हैं तो वह कैसे प्रतीत हो रही है, जैसे कि कोमल मखमल फैले हुए है धरती पर। और उस समय क्या होता है, सूरज की किरण जब उस हरे मलमल या मखमल के कोमल जैसे हरियाली पर छाती है तो ऐसा लगता है, क्या प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि सिल्वर कलर की जो नेट होती है वो फैल गई है, अर्थात सोनेरी रंग की उजली जाली पूरे संसार पर छा गई है। इस पर आगे कवि कहते हैं कि तिनकों पर जो हरे हरे तिनकों पर जो ओस की बूंदे होती है वह ट्रांसपेरेंट होने के कारण, पारदर्शी होने के कारण उस तन पर छाई हुई जो हरियाली होती है, उसका हरा रंग होता है, वह उस ओस की बूंदों में भी दिखाई देता है, जिससे उसकी बूंदे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर उस पत्तों की तिनकों का रक्त आ गया है और वह ओस की बूंदे भी हरे दिखाई दे रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि उस सांवले रंग के, श्यामल रंग के उस धरती पर ऐसा लग रहा है कि नीला आकाश जो हमेशा निरंतर स्वच्छ जो निरभ्र आकाश है नीला रंग का, वह झुका हुआ है। अगले पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं वह देखते हैं। अगला काव्यांश है, रोमांचित सी लगती वसुध आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकनियां है शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही है नीलम की कली तीसी नीली। अब यह दूसरे काव्यांश को हम विस्तार से पढ़ते हैं। कवि कहते कि रोमांचित सी लगती वसुध अर्थ वसुधा, अर्थात पृथ्वी या धरती कैसी कवि को प्रतीत हो रही है, रोमांचित का अर्थ क्या होता है, उत्साहित होना, आनंदित होना, प्रसन्न होना। अब देखिए, जब हम अति उत्साहित हो जाते हैं या अति आनंदित हो जाते हैं तो हमारे शरीर पर क्या हो जाते हैं, हर्ष से शरीर पर रोए खड़े हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं रोमांचित, बहुत अत्यधिक आनंदित होना। अब धरती, कवि कह रहे कि धरती कैसी दिखाई दे रही है उनको, या धरती क्या महसूस कर रही है, ऐसा ही आनंद महसूस कर रही है, उत्साहित या प्रोत्साहन महसूस कर रही है। क्यों? क्योंकि सारे, अब उसके पहले काव्यांश में हमने देखा कि प्रकृति के सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, और इससे हमें वो पृथ्वी, वह धरती, वह वसुधा कैसी लग रही है, प्रसन्न। अब उस प्रसन्न क्यों है, इसका कारण आगे कवि हमें बता रहे हैं। आई जो गेहूं में बाली, अब खेतों में क्या हो गया है, जो गेहूं के बीज पहले बीज के रूप में जब वह बोए गए थे, अब वह क्या हो गए हैं, बड़े हो गए, उसके बीज का अब पौधों में रूपांतरित हो गया है। और गेहूं और जौ, अब देखिए ये धान के अलग अलग प्रकार है, गेहूं, जौ, फिर चावल होता है, और ज्वार भी होता है, बाजरी होते हैं। तो क्या हो गया है, उस खेतों में आई जौ और गेहूं में बालियां आ गई है। बालियां आपने देखे होंगे ना कि जो धान अब पूरे रूप से थोड़ा पकने का जो क्रिया होती है पौधों पर, उसे कहा जाता है बाली। अब देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो यहाँ पर ये गेहूं और
ज्वार के जो बालियां होते हैं इस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं खेतों में। अब क्यों पृथ्वी प्रसन्न है इसका कारण समझ में आ गया। क्यों रोमांचित हो गई है? क्योंकि खेतों में गेहूं और जौ की बालियां आ चुकी है। आगे कवि कहते हैं कि उसकी खुशी का कारण किसके? धरती का। अरहर सनई के सोने की किंकनियां है शोभाशाली। अब अरहर किसे कहते हैं हम? तुअर की जो दाल होती है, अब तुअर उसे कहते हैं, उसके दाल बाद में बनाई जाती है। सनई भी एक इसी प्रकार का धान का प्रकार है। अब देखिए अरहर, आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अरहर के तुअर के दाल का जो होता है। तो अरहर सनई के सोने की किंकनियां है शोभादायी। अब देखिए जब खेतों में वह अरहर का पौधा आता है तो सबसे पहले फूल आते हैं पौधों पर, फिर फूल का रूपांतरण धीरे धीरे इस प्रकार से धान में होता है। तो खेतों में कहीं पर क्या हो गया है, अलग अलग खेतों में कहीं पर जो गेहूं की बालियां आ गई है और कहीं पर अरहर और सनई के सोने की एक सनई किसे कहा जाता है? एक रेशेदार पौधा होता है और उस पौधे से झाड़ू इस तरह के चीजें बनाई जाती है। तो खेतों में अरहर और जो सनई आ चुके हैं वह कैसे लग रहे हैं? किंकनियां है शोभाशाली। अब किंकनियां का अर्थ क्या होता है? जो औरतें जो कमर में जो करधनी पहनते हैं उसे कहा जाता है। कमर में जो करधनी पहनते हैं उसमें जो घुंघरू होते हैं ना, आपने देखे होंगे। हम पैर में पायल भी पहनते हैं, उसमें भी घुंघरू होते हैं। तो जैसे हम चलने लगते हैं तो उसका आवाज आने लगता है। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि वह जो औरतें जो गहने पहनते हैं कमर में, उस करधनी, उसे करधनी कहा जाता है। और उसमें जो घुंघरू होते हैं जिसका आवाज आता है उसे कहा जाता है किंकनिया। अब कवि क्या कह रहे हैं कि देखो अरहर के जो वह फल आते हैं उसके अंदर वो दाना होते हैं, तो उसे क्या हो जाता है? आवाज आने लगता है, बजने लगता है, छन छन ऐसा आवाज आता है। जैसे घुंघरू में छन छन जैसे आवाज आता है ना, उसी प्रकार से उन अरहर या अन्य ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज उसके अंदर होते हैं और वह जब सूख जाते हैं तो उनमें किन किन ऐसा आवाज आता है। तो यहाँ पर कवि हमें यही बता रहे हैं कि अरहर सनई के सोने की किंकनियां है शोभाशाली। जैसे कि करधनी, जो सोने के करधनी में जो घुंघरे होते हैं उसी प्रकार से हमें पौधों के में भी आवाज आ रही है, ध्वनियां आ रही है और वह बहुत ही शोभाशाली लग रहा है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली। अब आपने खेतों में देखे होंगे कि सरसों के जो पौधे होते हैं तो शुरुआत में वो क्या होता है? फूल आते हैं और वह कौन से रंग के होते हैं? पीले पीले रंग के। देखो सरसों के फूल खिल चुके हैं और हम सबको पता है कि सरसों का उपयोग किस लिए किया जाता है? उससे तेल बनाया जाता है। वेरी गुड। तो सरसों से जब तेल बनाया जाता है तो वो तो बाद की प्रक्रिया हुई, लेकिन जब हम सरसों का पौधा देखते हैं तो उसमें जब पीले पीले रंग के फूल फूलने लगते हैं तो उस समय क्या होता है कि हवा अपने साथ एक अलग सा गंध उस खेती में फैलाता है, गंध महक। और वह गंध कैसे होती है? तेल की युक्त होती है। अब हमें पता है कि सरसों से तेल बनाया जाता है। तो जिस खेती में सरसों के पौधे होते हैं और वह फूलने लगते हैं, फलने लगते हैं, तो उसमें पीले पीले रंग के छोटे छोटे फूल आने लगते हैं और उससे हवा के साथ सारे खेती में तेल युक्त महक गंध फैलने लगती है। आगे कहते हैं कि लो हरित धरा से झांक रही है नीलम की कली तीसी नीली। अब देखिए एक तरफ तो क्या हो रहा है, इसके पहले पंक्तियों में हमने क्या देखा था कि जो अरहर थे उसके सारे अरहर के सारे पौधे यहाँ पर दिखाई दे रहे, जो और गेहूं के बालियां दिखाई दे रही थी एक तरफ खेतों में, तो दूसरी तरफ
सरसों के पीले पीले फूल खिल रहे हैं, फैले हुए हैं और तेलयुक्त गंध फैल रही है सारे हवा के साथ। सारी महक खुशबू के रूप में यह हवा खेतों में फैली हुई है। और उसी के साथ यह कम नजारा था कि और देखो उसमें क्या हो गया है। लो, हरित धरा से झांक रही है। हरित, हरित अर्थात ग्रीन, हरे। धरा पृथ्वी, धरती से झांक रही है। नीलम की कली, तीसी नीली। अब नीलम, नीलम क्या होता है पता है ना? एक रत्न का नाम नीलम होता है। नीलम रत्न वो कौन से रंग का होता है? देखो इस प्रकार से होता है, नीलम रत्न। और तीसी नीली, तीसी का अर्थ क्या होता है कि एक प्रकार के पौधा ही होता है वह, जिसे हम अलसी भी कहते हैं। अब देखिए, जब तीसी अर्थात अलसी का भी पौधा देखते हैं हम, तो उसमें फूल आते हैं, तो क्या होता है, सारा वो फूल नीले नीले दिखाई देते हैं। ऊपर नीले नीले रंग के फूल होते हैं और नीचे हरे हरे रंग के उसके पेड़ के पौधों के वह टहनियां होती है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि देखो, एक तरफ तो धरती पर वह सब हरियाली छाई हुई है, उसमें से पीले पीले रंग के सरसों के फूल भी झांक रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीलम की तरह। तो बच्चों देखिए किस प्रकार से मनोरम कवि वर्णन करे और इतना सुंदर वर्णन करे कि ऐसा लग रहा है कि सच में हम उस सरसों के पीले पीले खेतों में, उस तीसी के नीले नीले फूलों के खेतों में चले गए हैं। यहाँ वह नजारा हमारे आंखों के सामने आ जाता है। इतना सुंदर और मनोरम वर्णन कवि यहाँ पर करे कि धरती किससे झांक रही है। हरे हरे वो जो पेड़ में ऊपर फूल होते हैं, लेकिन नीचे क्या होता है, देखो ना यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि नीचे क्या होते हैं, हरे हरे पत्ते होते हैं, टहनियां होती है, पौधे होते हैं और ऊपर तरह तरह के रंग के फूल होते हैं। कभी पीले रंग के होते हैं, कभी नीले रंग के। तो कवि यही कह रहा है कि वह हरे रंग की पृथ्वी पर ऐसा लग रहा है कि नीलम रूपी जो रत्न है वह तीसी के फूल के रूप में वर्णन करे कि तीसी के फूल कैसे दिख रहे हैं, नीले रंग के उस खेतों में रत्न छाए हुए हैं। फूल रूपी रत्न अर्थात नीलम रत्न छाया हुआ है। अब देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। रोमांचित, प्रसन्न। वसुधा, धरती। सनई, एक रेशेदार पौधा। किंकनिया, करधनी में लगे छोटे छोटे घुंघरू। भीनी, हल्की हल्की। तैलाक, तेल युक्त। हरित धरा, हरी भरी धरती। तीसी, अलसी, एक तिलहनी पौधा। अब देखते हैं भावार्थ। गांव के इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर लगता है कि धरती खुशी एवं रोमांच से भर गई है। उसके रोमांच को प्रदर्शित करने के लिए जौ और गेहूं के पौधे में बालियां निकल आई है। अरहर और सनई के पौधों पर लगी फलियां करधनी में लगे घुंघरों की तरह सुशोभित हो रही है। चारों ओर सरसों के फूल है जिनसे तेल की गंध फैल रही है। इसी समय हरी भरी धरती से अलसी की नीलम सी कली और नीले नीले फूल निकलने लगे हैं। इस काव्यांश की विशेषता देखते हैं। काव्यांश में तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने ग्रामश्री इस कविता को पढ़ रहे थे और उसमें हमने दूसरे काव्यांश को विस्तार के साथ पढ़ लिया है। इसके अगले काव्यांश को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।